हेलो एवरीवन, ज्योग्राफी के इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे अर्थ मूवमेंट के बारे में और अर्थ में कौन कौन सा मूवमेंट होता है, किस किस टाइप्स के मूवमेंट होते हैं, क्या होता है फॉल्ट, क्या होता है फोल्ड, सबको आज हम लोग जानेंगे। तो इस वीडियो में जितना हो पाएगा उसको बताएंगे, बाकी नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे इसी पार्ट को। तो स्टार्ट करते हैं अर्थ मूवमेंट। अर्थ का मूवमेंट बेसिकली दो टाइप्स में होता है, यानी कि दो अर्थ मूवमेंट होता है। एक होता है इंडोजेनेटिक मूवमेंट और एक होता है एक्सोजेनेटिक मूवमेंट। इंडोजेनेटिक का मतलब होता है अंतर्जातीय बल, मतलब वैसा फोर्सेस जो पृथ्वी के अंदर से काम करती हैं उसको कहते हैं हम लोग इंडोजेनेटिक फोर्सेस। और वैसा फोर्स जो बाहर से काम करती हैं जैसे कि टेम्परेचर, सनलाइट, विंड, ये सब को हम लोग कहते हैं एक्सोजेनेटिक फोर्सेस। ठीक है, अब इंडोजेनेटिक और एक्सोजेनेटिक को फर्दर आगे आगे क्लासिफाई किया गया है, तो उसको समझते हैं। तो जो इंडोजेनेटिक फोर्सेस होता है यानी कि अंतर्जातीय बल, उसको हम लोग पटल विरूपणी या डायस्ट्रॉफिक फोर्सेस भी कहते हैं, और जो एक्सोजेनेटिक होता है उसको कैटेस्ट्रॉफिक कहते हैं। डायस्ट्रॉफिक मतलब हो गया पटल विरूपणी, यानी पटल मतलब हो गया लैंड सरफेस और विरूपणी मतलब उसको पलट देना। तो उसको पलट के जो सरफेस का नया चीज़ का फॉर्मेशन करता है उसको कहते हैं हम लोग पटल विरूपणी या डायस्ट्रॉफिक। और जो अचानक से फोर्स काम करता है उसको कहते हैं हम लोग कैटेस्ट्रॉफिक। तो कैटेस्ट्रॉफिक हो गया अचानक और डायस्ट्रॉफिक मतलब हो गया थोड़ा टाइम लेके। ठीक है, तो कैटेस्ट्रॉफिक अचानक इसलिए होता है क्योंकि जो एक्सोजेनेटिक फोर्सेस हैं, चाहे वो विंड हो, वाटर हो, टेम्परेचर हो, वो अचानक से कभी भी बढ़ सकता है, इसलिए इसको कैटेस्ट्रॉफिक कहते हैं हम लोग। और डायस्ट्रॉफिक इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें काफ़ी टाइम लगता है किसी लैंडफॉर्म को बनने में। तो दो तरह का लैंड मूवमेंट हो गया, इंडोजेनेटिक और एक्सोजेनेटिक। और इंडोजेनेटिक जो होता है वो होता है डायस्ट्रॉफिक, मतलब काफ़ी टाइम से, और एक्सोजेनेटिक मतलब हो गया कैटेस्ट्रॉफिक, मतलब अचानक से। अब इसका फर्दर क्लासिफिकेशन करते हैं। तो इंडोजेनेटिक फोर्सेस में जो हम लोग का पटल विरूपणी बल था उसको फर्दर हम लोग दो कैटेगरी में डिवाइड कर देंगे। पहला हो जाएगा एपिरोजेनेटिक और दूसरा हो जाएगा ओरोजेनेटिक। एपिरोजेनेटिक और ओरोजेनेटिक। एपिरोजेनेटिक मतलब होता है वैसा पटल विरूपणी बल जो पूरे के पूरे महाद्वीप को पलट दे, उसको कहेंगे हम लोग एपिरोजेनेटिक। और ओरोजेनेटिक मतलब होता है वैसा बल जो पर्वत निर्माण कर दे, उसको कहते हैं हम लोग पर्वत निर्माणकारी बल या ओरोजेनेटिक फोर्सेस। ठीक है, अब ये पटल विरूपणी बल दो तरह का होता है, एपिरोजेनेटिक और ओरोजेनेटिक। ठीक है, और इसको फर्दर आगे क्लासिफाई किया गया है जिसको हम लोग आज के इस वीडियो में जानेंगे। तो मेनली हम लोग को इंडोजेनेटिक फोर्सेस को ही पढ़ना रहता है, एक्सोजेनेटिक फोर्सेस बहुत कम रहते हैं, तो उसको थोड़ा सा बता के एक्सोजेनेटिक वाला पार्ट ख़त्म कर देते हैं। फिर इंडोजेनेटिक का फर्दर बहुत क्लासिफिकेशन है, उसको समझेंगे। तो एक्सोजेनेटिक फोर्सेस मतलब वैसे बल जो अचानक से काम करते हैं और इरोजन करते हैं, वेदरिंग करते हैं, उसको कहते हैं एक्सोजेनेटिक। ठीक है, तो एक्सोजेनेटिक फोर्सेस जो होते हैं उसको कैटेस्ट्रॉफिक कहते हैं, अचानक से काम करेंगे। और इसमें क्या होता है कि जो हमारा इसको फर्दर आगे क्लासिफाई किया गया है, तो एक होता है डेन्यूडेशन। डेन्यूडेशन का मतलब होता है अनाच्छादन, मतलब इसमें अपर्दन भी होता है और वेदरिंग भी होता है। मतलब वेदरिंग का मतलब होता है टूटना फूटना। ठीक है, तो अनाच्छादन या फिर बोल सकते हैं हम लोग इसको डेन्यूडेशन। इसमें क्या होता है, एक होता है वेदरिंग और एक होता है इरोजन। वेदरिंग और इरोजन दोनों अलग अलग इसलिए है क्योंकि वेदरिंग में ट्रांसपोर्टेशन नहीं होता है, जबकि इरोजन में ट्रांसपोर्टेशन भी होता है। तो वेदरिंग में क्या होता है कि जो रॉक्स हैं वो या तो हीट से या तो सनलाइट से या फिर कोई भी एक्सोजेनेटिक फोर्सेस से, चाहे वो विंड हो या कुछ भी हो, उससे टूट जाते हैं और अपने जगह से, मतलब वहाँ पे टूट के वहीं पे बिखर जाएंगे।
जबकि इरोज़न में होता है कि किसी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट से वो ट्रांसपोर्ट होते हैं और दूसरे जगह में चल जाते हैं। जैसे मान लीजिए कहीं टूट गया, कहीं वेदरिंग हो गया, अब वो वेदर्ड पार्टिकल का जो टूटे हुए पार्टिकल था उसका जब हम लोग ट्रांसपोर्टेशन कर देंगे, तब मतलब उसको कहीं बहा के ले जाएंगे, तब उसको कहा जाता है इरोज़न। ठीक है। और इरोज़न को फर्दर क्लासिफाई किया गया है। इरोज़न किस किस मेथड से हो सकता है वो रिवर वाटर से हो, मतलब वाटर से हो सकता है ग्लेशियर से हो, समुद्र से हो, है ना, और भी हो सकता है जैसे विंड से हो। तो इस तरह से हम लोग कहते हैं कि ये है एक्सोजेनेटिक फोर्सेस, मतलब बाहर से लगने वाला फोर्स जो अर्थ के स्ट्रक्चर को अफेक्ट करता है। ठीक है, तो ये हो गया एक्सोजेनेटिक। अब हम लोग आते हैं अपना मेन टॉपिक इंडोजेनेटिक पे, और इंडोजेनेटिक के फर्दर टाइप्स को समझते हैं। तो इंडोजेनेटिक का जो टाइप था, एक हो गया एपिरोजेनेटिक, मतलब महादेश बनाने वाला, महाद्वीप, और एक हो गया ओरोजेनेटिक। अब इसको आगे समझते हैं। तो एपिरोजेनेटिक जो महाद्वीप बनते हैं, उसमें भी दो तरह का मूवमेंट होता है, और ये मूवमेंट जो होता है वर्टिकल मूवमेंट, इसको दो तरह से क्लासिफाई किया जाता है। या तो पूरा महाद्वीप ऊपर चल जाएगा, या तो पूरा महाद्वीप नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो इसको कहते हैं हम लोग अपवर्ड मूवमेंट ऑफ एपिरोजेनेटिक में कॉन्टिनेंट्स का मूवमेंट होता है, तो अपवर्ड मूवमेंट और डाउनवर्ड मूवमेंट होता है इसमें। ठीक है, और ये हो गया महाद्वीपीय बल। महाद्वीप या तो ऊपर चल जाएगा या तो नीचे धंस जाएगा। अब आता है माउंटेन बिल्डिंग। तो माउंटेन बिल्डिंग ही थोड़ा लंबा टॉपिक है, क्योंकि इसमें फोर्ड फॉल्ट दोनों पढ़ना है। तो जैसे कि महाद्वीप का निर्माण होता है वर्टिकल मूवमेंट से, वैसे ही पर्वत का निर्माण होता है हॉरिजेंटल मूवमेंट से। वर्टिकल मूवमेंट मतलब परपेंडिकुलर इस डायरेक्शन में, और हॉरिजेंटल मूवमेंट का मतलब हो गया ये इस डायरेक्शन में मूवमेंट। ठीक है, अब हॉरिजेंटल मूवमेंट को भी फर्दर क्लासिफाई किया गया है। अगर हॉरिजेंटल मूवमेंट कुछ इस तरह से हो, मतलब कि दोनों इस तरह दूर दूर जाएं, और या तो हो कि दोनों पास पास आए, तब दोनों को अलग अलग क्लासिफाई किया गया है। तो जब दूर जाएंगे तब उसको कहेंगे हम लोग टेंशनल फोर्स, या फिर फॉल्टिंग होगा उसमें, और जब पास पास आएंगे तो उसको कहेंगे हम लोग कंप्रेशनल फोर्स। अब जैसे कि सब चीज़ में होता है एक्सेप्शन, तो फॉल्ट में भी कुछ एक्सेप्शन है जिसमें दूर दूर ना जाके पास भी आता है, तो उसको हम लोग आगे देखेंगे। अभी टाइप्स का नाम पढ़ लेते हैं। तो देखिए, फॉल्ट का अलग अलग टाइप्स को यहाँ पे लिखा हुआ है। फॉल्ट को हम लोग नॉर्मली इन टाइप्स में डिवाइड कर देते हैं। पहला हो गया नॉर्मल फॉल्ट, दूसरा हो गया रिवर्स फॉल्ट, तीसरा हो गया ट्रांसफॉर्म फॉल्ट, और चौथा हो गया स्टेप फॉल्ट। इसको आगे हम लोग समझेंगे और डायग्राम में भी देखेंगे कैसा होता है ये नॉर्मल, रिवर्स, ट्रांसफॉर्म और स्टेप फॉल्ट। ठीक है, और ये क्यों होता है? टेंशनल फोर्स के कारण, मतलब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जब प्लेट्स मूव करती हैं तब ये फॉल्ट का फॉर्मेशन होता है, जिसको भ्रंश भी कहते हैं। इसके बाद आता है फोल्ड का जो फॉर्मेशन होता है वो होता है हम लोग के दो प्लेट्स के नज़दीक आने से, और दो प्लेट्स जब नज़दीक आती हैं तब भी अलग अलग लैंडफॉर्म बनाती हैं, जिसमें कि कुछ हो सकता है सिमेट्रिकल हो, कुछ एसिमेट्रिकल हो, कुछ मोनोक्लाइनल हो, कुछ आइसोक्लाइनल हो, कुछ रिकम्बेंट होता है, ओवरटर्न्ड होता है, फैन फोल्ड होता है, ओपन क्लोज फोल्ड होता है ना। तो इस तरह से फोल्ड को भी आगे हम लोग फोल्ड का भी लैंडफॉर्म को आगे क्लासिफाई करेंगे और फॉल्ट को भी समझेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग फॉल्ट से। ऊपर वाला जो था वो सब छोटा छोटा था, अब फॉल्ट का जो टाइप्स है बस उसको एक्सप्लेन करेंगे तो हम लोग का अर्थ मूवमेंट ख़त्म हो जाएगा। देखिए, अब है हम लोग का, इससे पहले आप लोग को ज़रा डायग्राम से दिखा देते हैं कैसा होता है फॉल्ट और कैसा होता है फोल्ड, उसके बाद समझने में थोड़ा आसानी होगा। तो देखिए, ये है फॉल्ट मतलब हो गया भ्रंश। नॉर्मल फॉल्ट में देखिए दोनों दूर जा रहे हैं और इस तरह का एंगल बन रहा है। रिवर्स फॉल्ट में क्या होता है, दोनों पास आ जाते हैं। अभी बोले थे ना सब चीज़ में एक्सेप्शन होता है, तो रिवर्स फॉल्ट में दूर जाने के बजाय दोनों पास आ रहे हैं। और एक है स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट, इसमें पैरेलल मूव कर रहे हैं। तो ये हो गया फॉल्ट का। अब दिखाते हैं ज़रा फोल्ड के बारे में। तो ये देखिए फोल्ड है, ये
तो फोल्ड में भी अलग अलग तरह का फोल्ड हो गया, एक हो गया सिमेट्रिकल फोल्ड, एक एसिमेट्रिकल फोल्ड, ये हो गया ओवरटर्न्ड, ये हो गया रिकम्बेंट, ये आइसोक्लाइनल, है ना। तो अलग अलग फोल्ड्स भी होता है। ये एंटीक्लाइन सिंक्लाइन क्या होता है, तो एंटीक्लाइन मतलब हो गया यहाँ से यहाँ तक का पार्ट, और सिंक्लाइन मतलब हो गया यहाँ से यहाँ तक का पार्ट। तो एंटीक्लाइन सिंक्लाइन ये सब हम लोग अभी देखेंगे। तो अभी पहले डायग्राम से हम लोग थोड़ा सा आइडिया मिल गया होगा, अब इसको समझते हैं। तो देखिए सबसे पहला है एपिरोजेनेटिक या महाद्वीपीय बल। तो इसमें हम बताए थे दो तरह का मूवमेंट होता है, एक होता है अपवर्ड और एक होता है डाउनवर्ड। तो अपवर्ड मूवमेंट भी दो तरह का फर्दर क्लासिफाई होता है। तो जो कॉन्टिनेंट का पार्ट ऊपर जाता है वो या तो हो सकता है पूरा कॉन्टिनेंट को लेके जाए, या तो हो सकता है केवल कोस्टल रीजन को ऊपर लेके जाए। तो होल कॉन्टिनेंट या कोस्टल रीजन में अपवर्ड मूवमेंट भी क्लासिफाई हो जाता है, लेकिन जाएगा दोनों ऊपर ही। हो सकता है पूरा कॉन्टिनेंट ऊपर चल जाए, या हो सकता है कोस्टल रीजन ऊपर चल जाए केवल, ठीक है। तो ये महाद्वीपीय बल हो गया। और दूसरा हो गया डाउनवर्ड। तो डाउनवर्ड में भी हो सकता है कि पूरा कॉन्टिनेंट नीचे चल जाए, या फिर पूरा कोस्टल रीजन नीचे चल जाए। तो ये हो गया अपवर्ड और डाउनवर्ड। अपवर्ड में क्या होता है, जब पूरा कॉन्टिनेंट ऊपर चल जाता है तो उससे नया लैंडफॉर्म बनता है, तो लैंड इंक्रीज़ करेगा उससे, ठीक है। और डाउनवर्ड में क्या होगा, पूरा लैंड नीचे चला गया तो लैंड एरिया डिक्रीज़ करेगा। अब दोनों का एग्जाम्पल लिखा हुआ है, देखिए। पहला है काठियावाड़ और तिरुनेलवेली। ये दोनों जो लैंडफॉर्म है वो जो कॉन्टिनेंटल फोर्स या फिर महाद्वीपीय बल एपिरोजेनेटिक फोर्सेस लगे हैं उसके कारण ये दोनों लैंडफॉर्म ऊपर उठ गए हैं, काठियावाड़ और तिरुनेलवेली। और डाउनवर्ड में रन ऑफ कच्छ, अंडमान निकोबार के बीच वाला पार्ट हो गया, फिर सुंदरबन डेल्टा, ये सब वाला रीजन जो है वहाँ पे महाद्वीपीय बल तो लगा, लेकिन इसमें डाउनवर्ड वाला लगा, तो सब नीचे धस गया और लैंड एरिया यहाँ पे कम हो गया, ठीक है। तो ये हो गया एपिरोजेनेटिक, यानी कि महाद्वीपीय कैसे बनते हैं, महाद्वीपीय बल। अब इसके बाद आता है ओरोजेनेटिक, मतलब माउंटेन या पर्वत निर्माणकारी बल। तो पर्वत निर्माणकारी बल में क्या होता है, बताए थे दो होता है, एक होता है फॉल्ट और एक होता है फोल्ड। तो फॉल्ट को आज हम लोग जानते हैं फॉल्ट क्या होता है और कौन कौन से उसके टाइप्स हैं, उससे रिलेटेड टर्म्स। फोल्ड को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे ताकि ये वीडियो ज़्यादा लंबा भी ना हो जाए। तो फॉल्ट यानी कि हो गया भ्रंश जो होता है वो नॉर्मली होता है तब जब दो प्लेट्स एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में मूव करती हैं, ठीक है। जब दो प्लेट्स एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगी तब उससे बनता है भ्रंश घाटी भी वैसे ही बनता है जब दो प्लेट्स एक दूसरे से दूर जाती हैं, ठीक है। ये है कुछ फॉल्ट से रिलेटेड टर्म्स। फॉल्ट पहला हो गया फॉल्ट प्लेन यानी भ्रंश तल। तो जिस एंगल से दो फॉल्ट अलग होते हैं, मतलब एक मान लेते हैं हम लोग बेस एंगल, और इस एंगल से जब दो फॉल्ट अलग अलग होते हैं तो ये जो एंगल बनता है यहाँ पे, इसी को हम लोग कहते हैं फॉल्ट प्लेन। यहाँ पे एक प्लेन जैसा बन जाएगा, फॉल्ट प्लेन कहेंगे उसको। फिर एक होता है अप थ्रोन और डाउन थ्रोन। अप थ्रोन मतलब फॉल्ट का जो भाग ऊपर चला गया इसको कहेंगे अप थ्रोन, और जो नीचे रह गया इसको कहेंगे डाउन थ्रोन। अप थ्रोन का हिंदी होता है उत्क्षेपित खंड और डाउन थ्रोन का होता है अधक्षेपित खंड, ठीक है। इसके बाद आता है फॉल्ट डीप, मतलब जो फॉल्ट प्लेन का जो एंगल बना, जैसे तो फॉल्ट प्लेन का जो एंगल बना उसको कहेंगे हम लोग फॉल्ट डीप का मतलब होता है एंगल। तो जैसे दो फॉल्ट जब बन रहे थे ऐसे करके, दो फॉल्ट जब बने तो इसके बीच में एक एंगल बना, ठीक है। जो प्लेन बना उसको हम लोग फॉल्ट प्लेन कह दिया, और जो एंगल था उसको फॉल्ट डीप या भ्रंश नति कहेंगे, ठीक है। इसके बाद आता है फॉल्ट स्कार्प मतलब होता है जैसे फॉल्ट बना, ये इस तरह का मान लीजिए फॉल्ट बना, तो इसका जो किनारे वाला पार्ट होता है इसी को कहेंगे हम लोग भ्रंश कगार या फॉल्ट स्कार्प, ठीक है, फॉल्ट स्कार्प। तो फॉल्ट के एक साइड वाले पार्ट को हम लोग कहेंगे फॉल्ट स्कार्प, ठीक है। अब हम लोग
इसका ये तो फॉल्ट से रिलेटेड कुछ टर्म्स हो गया। अब भ्रंश के अलग अलग प्रकार देखते हैं। देखिए फॉल्ट के अलग अलग टाइप्स। तो फॉल्ट को आगे क्लासिफाई किया गया है 4 पार्ट्स में। एक होता है नॉर्मल फॉल्ट, एक होता है रिवर्स फॉल्ट, एक होता है ट्रांसफॉर्म या फिर लैटरल स्ट्राइक भी बोलते हैं इसको, और चौथा होता है स्टेप फॉल्ट। ठीक है। अब नॉर्मल फॉल्ट में क्या होता है कि जो डाइवर्जेंट प्लेट्स हैं वो सारे फॉल्ट में तो प्लेट्स दूर ही जाएंगी। ठीक है। तो नॉर्मल फॉल्ट में भी वही होता है, डाइवर्जेंट प्लेट के बाउंड्री जहाँ मिलते हैं हम लोग को वहाँ पे ये बनता है नॉर्मल फॉल्ट। इसमें एरिया इंक्रीज़ होगा। क्यों इंक्रीज़ होगा? क्योंकि जब 2 प्लेट्स एक दूसरे से दूर जाती हैं तो मैग्मा जो है वो इन प्लेट्स के बीच से बाहर आने लगता है, जिसके कारण नया लैंडफॉर्म बनता है। ठीक है। और नॉर्मल फॉल्ट का हम लोग एक बात और ध्यान रखेंगे कि इसमें जो एंगल है वो 0 से 45 डिग्री का होता है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ये बनाया हुआ है फॉल्ट, नॉर्मल फॉल्ट का डायग्राम। और नॉर्मल फॉल्ट में क्या हुआ, 2 प्लेट्स एक दूसरे से दूर गई तो जो एंगल का फॉर्मेशन हो रहा है वो 45 डिग्री हो रहा है बेस एंगल से। ठीक है। अब हम लोग जानते हैं दूसरा, जिसको कहते हैं रिवर्स फॉल्ट। तो फॉल्ट में नॉर्मली प्लेट्स एक दूसरे से दूर जाती हैं, लेकिन रिवर्स फॉल्ट है इसलिए प्लेट्स एक दूसरे के नज़दीक आएंगी। रिवर्स फॉल्ट, अब इसमें एक दूसरे के नज़दीक आएंगी। तो जब नज़दीक आ रही हैं प्लेट्स तब इसको कहेंगे हम लोग कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री। इसमें जो एरिया है वो कम हो जाएगा, क्योंकि नज़दीक आएंगी तो जो भारी प्लेट है वो नीचे चल जाएगा तो वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। और एंगल दो इसमें भी सेम ही बनता है 0 से 45 डिग्री का। तो ये हो गया रिवर्स फॉल्ट, जिसको व्युत्क्रम भ्रंश भी कहते हैं, व्युत्क्रम भ्रंश। तीसरा हो गया ट्रांसफॉर्म फॉल्ट। ट्रांसफॉर्म फॉल्ट का मतलब हो गया कि जब 2 प्लेट्स एक दूसरे के पैरेलल मूव करती हैं तब उसको हम लोग कहते हैं ट्रांसवर्स फॉल्ट। ठीक है। इससे क्या होगा कि कोई भी लैंड एरिया बढ़ेगा नहीं और घटेगा नहीं, मतलब एरिया सेम रह जाएगा। जैसे कि सैन एंड्रियाज़ फॉल्ट जो है वो इसका बेस्ट एग्जांपल है। यहाँ पे फॉल्टिंग तो हुआ है, मतलब प्लेट्स एक दूसरे से दूर तो गई हैं, लेकिन पैरेलली मूव करने के कारण ना एरिया इंक्रीज़ हुआ है ना डिक्रीज़ हुआ है। चौथा होता है स्टेप फॉल्ट। तो जब बहुत सारा फॉल्ट्स एक ही जगह पे आ जाता है तो एक सीरीज़ वाइज ऑर्डर में वो सज जाता है, जिसको हम लोग कहते हैं स्टेप फॉल्ट। तो मान लीजिए इस डायरेक्शन में फॉल्ट था और बहुत सारा फॉल्ट जो है वो यहाँ बन गया, जैसे ये फॉल्ट बना, फिर ये फॉल्ट बना, सब सीरीज़ वाइज बना हुआ है, तब इसी को कहेंगे हम लोग स्टेप फॉल्ट। ठीक है। अब ये हम लोगों ने पढ़ लिया फॉल्ट का अलग अलग टर्म्स क्या होता है और कितने तरह के फॉल्ट होते हैं। देखिए यहाँ पे फॉल्ट जो अभी बता रहे थे, नॉर्मल फॉल्ट जिसमें 2 प्लेट्स नॉर्मली एक दूसरे से दूर जा रही हैं, और रिवर्स फॉल्ट में क्या होता है, 2 प्लेट्स जो हैं वो एक दूसरे के नज़दीक आ जाती हैं, और स्ट्राइक फॉल्ट में दोनों प्लेट्स एक दूसरे के पैरेलल मूव करती हैं। ठीक है। इसमें एक और आ जाता स्टेप फॉल्ट, जिसमें बहुत सारी फॉल्ट्स जो हैं वो एक सीरीज़ वाइज में अरेंज हो जाती हैं। अब हम लोग फॉल्ट के कुछ फीचर्स को जानते हैं। जो भ्रंश होता है, हम लोग सुने हैं भ्रंश घाटी, ये सब ब्लॉक माउंटेन, तो ये सब फॉल्ट ही है। तो कैसा फॉल्ट है उसको देखते हैं। पहला होता है हॉर्स्ट माउंटेन। हॉर्स्ट माउंटेन, दूसरा होता है ब्लॉक माउंटेन, तीसरा होता है रिफ्ट वैली जिसको भ्रंश घाटी कहते हैं, और चौथा होता है रैंप वैली। ठीक है। तो हॉर्स्ट माउंटेन में क्या होता है कि जब अगल बगल वाली जो फॉल्ट की प्लेट्स हैं उसका मूवमेंट नहीं होता है, केवल बीच वाले प्लेट्स का मूवमेंट होता है और ये ऊपर उठने लगती है, तब इसको हम लोग कहेंगे हॉर्स्ट फॉल्ट। ठीक है। हॉर्स्ट फॉल्ट एक तरीके से ब्लॉक माउंटेन का ही एग्जाम्पल है, लेकिन ब्लॉक माउंटेन और हॉर्स्ट में डिफरेंस ये है कि हॉर्स्ट माउंटेन जो है उसमें बीच वाला पार्ट ऊपर जाता है, जबकि ब्लॉक माउंटेन में बीच वाला पार्ट ऊपर नहीं जाता है, वो स्टेबल रहता है। उसके साइड वाला जो पार्ट है वो नीचे चलने लगता है, जिसके कारण ये पार्ट ऊपर रह जाता है। अब एग्जाम्पल से समझते हैं। तो हॉर्स्ट माउंटेन का एग्जाम्पल हो गया ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी,
जर्मनी में एक ब्लैक फॉरेस्ट है, वहाँ पे हम लोग को हॉर्स्ट माउंटेन दिखने को मिलेगा। उसके बाद फ्रांस में एक है वोसेगस माउंटेन वहाँ पे, और इंडिया का सतपुड़ा रेंज जो है वो हॉर्स्ट माउंटेन है। मतलब दोनों प्लेट्स यहाँ पे स्टेबल हैं, लेकिन बीच वाला पार्ट उठ गया है, तो सतपुड़ा माउंटेन रेंज बन गया है इंडिया के हिसाब से। इसके बाद आता है ब्लॉक माउंटेन। तो ब्लॉक माउंटेन में एग्जांपल हो गया आपका जैसे सतपुड़ा, इसमें भी एग्जांपल होगा, क्योंकि ब्लॉक माउंटेन और हॉर्स्ट माउंटेन दोनों एक तरीके से भाई भाई है। तो हॉर्स्ट माउंटेन जैसा फॉर्म करता है, सेम ये भी वही दिखता है, ब्लॉक माउंटेन भी वैसा ही दिखता है। बस डिफरेंस ये है कि हॉर्स्ट माउंटेन में बीच वाला पार्ट ऊपर जाता है और ब्लॉक माउंटेन में साइड वाला पार्ट नीचे आता है, तो बीच वाला वहीं रह जाता है। तो सतपुड़ा, विंध्या और सबसे बड़ा है सियारा निवेदा, यहाँ पे हम लोग को ब्लॉक माउंटेन देखने को मिलता है। दुनिया का सबसे बड़ा ब्लॉक माउंटेन है सियारा निवेदा। नेक्स्ट आता है हम लोग का, जिसको कहते हैं हम लोग रिफ्ट वैली। रिफ्ट वैली, तो रिफ्ट वैली का फॉर्मेशन कब होता है? जब साइड में जो प्लेट्स हैं वो अपना स्टेबल रहें, लेकिन साइड वाली प्लेट्स स्टेबल रहें, लेकिन जो बीच वाला पार्ट है वो नीचे जाने लगे, तब हम लोग का रिफ्ट वैली का फॉर्मेशन होता है। मतलब जैसे दो माउंटेन है यहाँ पे और बीच वाला पार्ट नीचे जा रहा है, ठीक है, तब यहाँ पे जो घाटी बनेगा इसी को कहेंगे हम लोग भ्रंश घाटी या रिफ्ट वैली, ठीक है। अब रिफ्ट वैली का एग्जाम्पल हो गया आपका नर्मदा नदी रिफ्ट वैली में बहती है। दूसरा हो गया दामोदर घाटी, जो है वो भ्रंश घाटी है। फिर दुनिया का सबसे बड़ा रिफ्ट वैली जो है वो जॉर्डन में है। फिर राइन रिवर भी बनाता है हम लोग का रिफ्ट वैली, और उसके बाद डेथ वैली जो है वो भी एक रिफ्ट वैली है, ठीक है। और रिफ्ट वैली के जैसा ही है हम लोग का रैंप वैली। जैसे रिफ्ट वैली में बीच वाला पार्ट नीचे जा रहा था, रैंप वैली ठीक उसके अपोजिट में, इसमें बीच वाला पार्ट अपनी जगह में स्टेबल है, लेकिन जो साइड वाले रॉक्स हैं, जो फॉल्ट का रॉक है, वो ऊपर जाने लगता है। तो इसका बेस्ट एग्जांपल है ब्रह्मपुत्र वैली। इसमें क्या होता है, जो साइड वाले रॉक्स हैं, जो साइड वाला फॉल्ट बना है वो ऊपर जाने लगेगा और बीच में जो एरिया है वो नीचे जाने लगता है। इसको कहते हैं हम लोग रैंप वैली, और ब्रह्मपुत्र इसका बेस्ट एग्जांपल है पूरे वर्ल्ड में, ठीक है। तो आज हम लोगों ने पढ़ा फॉल्ट क्या होता है और अर्थ मूवमेंट के अलग अलग टाइप्स को जाना, और इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जानेंगे फोल्ड क्या होता है, फोल्ड के अलग अलग टाइप्स जानेंगे, और इस तरह से हम लोग अर्थ के मूवमेंट को ख़त्म कर लेंगे। थैंक यू।